श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में 18 अप्रैल को चुनाव होना है और जम्मू कश्मीर की राजनीति के सबसे कद्दावर नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। हम इस वक्त डल झील में हैं, जो कश्मीर की ही पहचान नहीं बल्कि श्रीनगर शहर की भी पहचान है। और साथ ही साथ अगर हम डल की इस पूरे इलाके को देखें तो पूरा श्रीनगर शहर जो है इस डल के आसपास आबाद है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब आज कैंपेन के लिए डल झील के बीच ही निकले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा डल के आसपास या डल के भीतर रहता है। डॉक्टर साहब, कई सारे लोग नरेंद्र मोदी से ये बात पूछते हैं कि आप इतनी एनर्जी, इतनी ताकत कहाँ से लाते हैं? प्रधानमंत्री देश के हैं, 60 से कुछ ज़्यादा उनकी उम्र है, लेकिन अगर आपकी बात की जाए तो आप पिछले 50 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। और अगर नेताओं की बात की जाए तो सबसे एनर्जेटिक नेता अगर है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही है। कौन चीज़ खींचता है इस चीज़ को लेकर आपको? मैं समझता हूँ ये अल्लाह की मेहरबानी है, मेरा तो कुछ भी नहीं है इसमें। इंसान अगर सही रहे, खाने पीने में जो है कंट्रोल करे और फिर सेहत के लिए भी कुछ खेल कूद करे तो उससे इंसान की सेहत ठीक रहती है। और मैं समझता हूँ ये जब तक वो ऊपर वाला चाहेगा हम सेहत रहेगी और हम चलते रहेंगे। इससे ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है कि अल्लाह की क्या मर्जी है। आखिर इस उम्र के इस पड़ाव पर जब पिछली बार जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव हुए थे, आपने कहा था मुझे जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनना नहीं है, अब उमर अब्दुल्ला ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन उसके बावजूद अब की बार जब आपने नामांकन भरा, आपने कहा अभी बहुत कुछ काम करना है। क्या आप समझते हैं कि आपकी ज़रूरतें हैं आपकी राजनीति में रहने की, आपके संसद में जाने की, और श्रीनगर जहाँ से आप वर्तमान में भी सांसद हैं वहाँ से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वतन जिस तरफ जा रहा है ये सेकुलर मुल्क है, इसका संविधान सेकुलर है। और जिस तरह से आजकल की जो सरकार है दिल्ली में, वो हिंदू राष्ट्रीय बनाना चाहती है। इसके खिलाफ मुझे दिखता कि अल्लाह ने मुझे ज़िंदा रखा है कि मैं लड़ सकूं और ये कोशिश कर सकूं कि ये वतन हमारा जो है सेकुलर रहे और यहाँ सब मज़हब जो है फले फूले, तरक्की करे और इज़्ज़त से रह सके। इसके लिए मैं समझता हूँ मेरी आजकल ज़रूरत है कि मैं इसको और मजबूत कर सकूँ और उन सब के साथ मिल के चलूँ जो भारत को सचमुच सेकुलर रखना चाहते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता अनेकता में एकता, उसकी तरफ हमारी कोशिश है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि मैं जिंदा भी हूँ और इसके लिए लड़ने वाला भी हूँ। कौन सी डॉक्टर साहब आपको सबसे बड़ी बाधा लग रही है, जो इंडिया का सेक्युलर ढांचा था या जिस बात को लेकर शेख अब्दुल्ला ने हाथ मिलाया था केंद्र के साथ या भारत के साथ, या उसमें कौन सी बड़ी रुकावट बनी है? और पिछले 5 साल से आप लगातार हर रैली में कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा हालात पिछले 5 साल के दौरान जो है खराब हुए हैं खराब। देखिए, मैं हर बार मैं कहता हूँ कि यहाँ अगर आज बच्चा बंदूक उठा के निकला है, वो पाकिस्तान के लिए नहीं निकला है। ये गलतफहमी लोगों को दूर करनी चाहिए, वो पाकिस्तान के लिए निकला है। वो जब ये देख रहा है कि उस पर इतनी ज़बरदस्त मुसीबतें हैं कि उसका कोई फ्यूचर उसको दिखता नहीं है इस पूरे भारत में, तो वो तब तंग आ गया। और जब तंग आ गया, उसको ये दिखा कि बंदूक के बगैर कुछ बनेगा नहीं। मोदी जी ने भी बड़े नारे मारे, तकरीरें की कि हमने दिल जीतने हैं। आप बताइए, वाजपेयी जी का वो नारा जो मारा था, इंसानियत, जमहूरियत, कहाँ गया वो? कश्मीरियत कहाँ गई? जब ये जवान देखता है कि ये सब एक ढकोसला है, वो आज लड़ने को तैयार बैठा है। हमें उसके लिए वो रास्ता कायम करना पड़ेगा वतन में, कि वतन में उसको ये लगे नहीं वो बच सकता है, इज्जत से चल सकता है, जो आजकल नहीं है। हमारे बच्चों पे जो वार किए गए इन कट्टरपंथियों ने, कॉलेजेस में जो बाहर पढ़ रहे हैं, हमारे जो कारोबार करने वाले हैं उन पे हमले किए गए, तो उससे यहाँ पे लोगों में ज़रूर एक हलचल है, एक
लगता है कि उनका फ्यूचर नहीं है, उनका मुस्तकबिल इस हिंदुस्तान में नहीं है जो महात्मा गांधी का हिंदुस्तान नहीं है। डॉक्टर साहब, खास तौर से पिछले कुछ महीनों के दौरान अगर आपका कैंपेन देखें, आपकी पार्टी का देखें, सभी बातें सिर्फ धारा 370 पे आ रही हैं 35 से, क्योंकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में साफ कर दिया है कि अगर उनकी सरकार दोबारा आती है तो वो धारा 370 को भी और 35A जो स्पेशल प्रावधान जम्मू कश्मीर को मिला है देश के आईन में, उसको हटा देंगे। तो 47 से ये कह रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। 47 से जनसंघ का यही था, एक प्रधान, एक विधान, एक निशान। कोई नई बात नहीं है, मगर कर नहीं सकेंगे। ये आज तक नहीं कर सके, आगे भी नहीं कर सकेंगे। अमित शाह कितना ही चिल्लाए आसमान से, क्यों ना हिमालय पे चढ़ जाए और ये कहेगा नहीं कर सकता। करेगा तो फिर उसके जो नतीजे होंगे वो बहुत ही खराब होंगे। फिर यहाँ पे अमन कभी नहीं आएगा। और जम्मू कश्मीर का फिर ये जो भारत के साथ जो इलाका है वो भी खतरे में है। खतरे में है, क्यों नहीं है खतरे में? हमारे बच्चे इसको कबूल नहीं करेंगे। हम कितना आसमान से चलाएं, वो नहीं कबूल करेंगे। डॉक्टर साहब, खास बात यह है कि अगर पूरा जो भारत, तो आपकी बात रही है कि पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते रहने चाहिए, आप हमेशा हर मंच पे, लेकिन अगर हम पिछले 30 साल कश्मीर के हालात देखें, सबसे बुरा दौर जो है आपने देखा जब आपको सरकार छोड़नी पड़ी, आपके वर्करों को, आपके लीडरों को कश्मीर छोड़ के भी जाना पड़ा, लेकिन उसके बाद आपको एक बार फिर मनाया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। तब नरसिम्हा राव की सरकार थी और आपने रोते रोते तब शपथ दी थी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर। तो क्या आपको लगता है कि जो वादे आपके साथ किए गए केंद्र सरकार की तरफ से और जो आपके सहयोगी अब बैठे हैं कांग्रेस की तरफ से, उनमें भी कहीं ना कहीं आपके साथ जो है धोखा हुआ है, और फिर आप किस बात को लेकर भरोसा कर रहे हैं एक बार फिर कांग्रेस पे? देखिए, सवाल इस बात का है, इसमें कोई शक नहीं है कि रियासत के जम्मू कश्मीर के लोगों से धोखा किया गया, हमसे वादा किया गया। और वजीर आजम हिंदुस्तान ने पार्लियामेंट में वादा किया, ये नहीं कि कोई बाहर किया होगा, और कहा कि हम ऑटोनॉमी जो है रिस्टोर करेंगे। उनका वादा था, साइज द लिमिट। उन्होंने कहा आज़ादी नहीं। हमने कहा मैं आज़ादी मांगी नहीं कभी। हम तो आपसे कहते हैं कि हमने आज़ादी नहीं मांगी, हम तो चाहते हैं कि हमें ऑटोनॉमी मिले, जो रेजोल्यूशन 2/3 मेजॉरिटी से पास किया गया। हम कोई भारत से अलग होने की बात तो करते नहीं हैं, जो कट्टरपंथी कहते हैं ये भारत से अलग होना चाहते हैं। नहीं होना चाहते, मगर अगर आप हमें धक्का देते रहोगे फिर क्या करें? मैं पाकिस्तान से दोस्ती चाहता हूँ। क्यों नहीं चाहता हूँ? क्योंकि हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में फंसे हुए हैं, और जब तक पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं होगी यहाँ अमन नहीं आएगा। ये तो सही बात है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, सियासी मसला है। इसे डेवलपमेंट से सीधा नहीं किया जा सकता। इसमें ज़रूरी है कि बातचीत से हमारे मरहले तय किए जाएं, और पाकिस्तान इसमें एक ज़रूरी हिस्सा है, कोई माने या ना माने, मगर सच्चाई है सामने। यूनाइटेड नेशन में मामला पड़ा हुआ है। अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान बात करते हैं तो किस में करते हैं? कश्मीर तो एक मेजर मुद्दा है। तो आपको अब क्या लगता है, एक तो ऑटोनॉमी है ही, लेकिन उसके बीच जितना अनुभव आपका देश की राजनीति पे है, पिछले 5 साल का जो सरकार का पूरा चलना फिरना हुआ, पहले चरण का मतदान हो चुका है, तो क्या आपको लगता है कि बदलाव की लहर जो है वो देश में भी बन रही है? मुझे लगता है इंशाअल्लाह कि देश में भी है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो राफेल का मसला देख लीजिए, आज और भी एक और खबर निकल आई है जो फ्रांस के बड़े अखबार ने निकाली है कि अंबानी को उसी वक्त जो है मिला टैक्स में छूट मिली। और ये कैसे मिली, इसके बारे में पता लगना चाहिए, कैसे हुआ। डॉक्टर साहब, आखिरी बात जो आपसे मैं जानना चाहूँगा अभी इस पूरे मामले में, आप मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जिस अंदाज से हर जगह कहा जा रहा है कि उसकी हवा चल रही है, उसी की लहर है, और क्या आप मानते हैं लहर है देश में? अगर लहर होती तो मैं समझता हूं कि वजीर आजम हर कोने में नहीं पहुंचते। आज वजीर आजम हर कोने में पहुंच रहे हैं। कश्मीर में भी, कश्मीर की वादी में नहीं आए मुसलमानों के पास, मगर हिंदुओं को धोखा देने के लिए वो कितनी जगहों पे जम्मू में पहुंचे हैं।
सांबा पहुंचे, अखनूर पहुंचे, आज कठुआ भी आ रहे हैं। इसको दिखाता है कि उनमें वो जो कामयाबी की वो सोचते हैं वो नहीं है, इसीलिए वजीर आजम हर कोने में पहुंच रहे हैं। डॉक्टर साहब, आखिर क्या वजह है? 125 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी है, कश्मीर की आबादी बहुत कम है देश के मुकाबले में, 6 सिर्फ पार्लियामेंट सीटें, लेकिन फिर देश के पूरे इलेक्शन का मुद्दा ही क्यों कश्मीर ही बना है? कश्मीर हर वक्त मुद्दा बना है, वो कोई भी सरकार हो, उन्होंने इलेक्शन ही कश्मीर पे जीता है या हारा है। आज भी देख लीजिए वज़ीर आज़म क्या कहते हैं, जितने भी उन्होंने वादे किए थे वो सब पूरे नहीं हुए, सब फेल हो गए। नौकरियां कहाँ हैं, कीमतें कम करनी थी वो कहाँ गई, मैं सबका साथ सबका विकास, कहाँ है वो विकास? यानी हर तरफ से बदहाली है। तो अगर वो नहीं हुआ तो किस चीज़ पे आज इलेक्शन है? बालाकोट, 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 सुबह भी बालाकोट, शाम भी बालाकोट, रात को भी बालाकोट। क्या वो बात करते हैं कि भारत को कैसे आगे ले जाना है, उन्नति कैसे लानी है, उद्योगपति को कैसे लाना है? कहते हैं कीमतें कैसे कम करेंगे, वो कहते हैं जो बेकार हमारे बच्चे हैं उनका क्या मुस्तकबिल है, कहते हैं। वो सब भूल गया। तो करेगा फायदा कुछ बीजेपी को, मोदी को कश्मीर या बालाकोट? देखिए कट्टरपंथी ये समझते हैं मगर वो सच नहीं है। बालाकोट में कुछ नहीं कर सके, अपना ही जहाज खो बैठे, वो ये दिखाते नहीं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और श्रीनगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार, और उन्होंने अब साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं जो है वो भी अपना चुनाव जीतने जा रहे हैं और साथ ही साथ देश में भी बदलाव की लहर है। कैमरा मैन रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर।